वेलकम टू एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं, एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, इसी की दिशा में मैं इससे पहले एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, भारत का संवैधानिक विकास, और उसमें 2 टॉपिक कवर थे, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ठीक है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए 6-7 टॉपिक लेके आया हूं। ठीक है, इस वीडियो में जैसे कि ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम, भारतीय भारतीय सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान का स्रोत, संविधान के प्रमुख भाग, ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। ये वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, आईएएस और अदर पीसीएस जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, उन्हीं को मैं इसमें शामिल कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के लिए। इसमें मतलब कि बिल्कुल एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी क्वेश्चन समझने में, जिससे कि आप और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस सीरीज़ से बाहर बहुत शायद ही कोई क्वेश्चन जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, ये ब्रिटिश ताज कब से अब पारित करने लगेगा अधिनियम? 1857, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का प्रशासन जो था वो सीधे ब्रिटिश ताज को चला गया था। ब्रिटिश ताज के द्वारा 1858, ठीक है, 1857 में क्रांति हुई थी, और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कहाँ चला गया था? ब्रिटिश ताज के। ठीक है, ब्रिटिश ताज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। उसके बाद जो अधिनियम पारित हुए थे, उन सारे अधिनियमों को ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ब्रिटिश ताज ने पारित किया था अधिनियम, वो 1858 का था। तो ठीक है, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो पहले ऐसे वायसराय, गवर्नर जनरल को पहले ऐसे वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, उससे पहले गवर्नर जनरल बोलते थे। ओके, तो उसके बाद चलते हैं और उसके इस 1858 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था। किसका? भारत के राज्य सचिव का पद। पहले ये भारत के राज्य सचिव नाम का पद नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। एक तरह के प्रशासन देखता था, और ये किसके वो होता था? उत्तरदायी होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, कौन? भारत के राज्य सचिव। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। कितने सदस्य? 15 सदस्यीय परिषद का। उसके बाद 1858 के अधिनियम के बाद भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। ठीक है, विकेंद्रीकरण हुआ था। सबसे पहले केंद्रीकरण कब हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसमें क्या था? मद्रास और बम्बई की जो विधायी शक्तियाँ थीं, उससे लेकर के वो जो बंगाल का शासन था, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो कलकत्ता से संचालित हो रही थी, उसके अधीन कर दिया गया था। ओके, और 1833 में बहुत ज़्यादा उसको केंद्रीकरण कर दिया गया था। उस केंद्रीकरण को हटाने के लिए अब 1861 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अध्यादेश जो जारी करने का अधिकृत हुआ वायसराय, वो किस अधिनियम के तहत हुआ? तो वो 1861 अधिनियम के तहत
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की थी। कौन? वायसराय। ओके। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई गई? 1892 में। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय संसद सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, मतलब वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला था? 1891 के अधिनियम से। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत मिला था। ठीक है, वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसमें दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। 1892 के अधिनियम में मतदान का अधिकार नहीं था, न ही प्रश्न पूछने का अधिकार था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार पूछ लेता है किस अधिनियम को? अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। विधि में भी और प्रशासन में भी दोनों को भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। तो ऐसे कौन से प्रथम भारतीय थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, वो कार्यकारी परिषद में सबसे पहले वायसराय की कार्यकारी परिषद में ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो शामिल किए गए थे। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। ठीक है, परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया था। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ऑप्शन दे देगा आपको भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1992। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1909। ओके, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार और 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। 1919 में भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार कब? 1919 के अधिनियम में स्थापित की गई थी। ठीक है, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन तब इसे लोकसभा राज्यसभा नहीं बोलते थे। ओके, इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। तो विषयों को बांटा गया था कि कौन से विषय केंद्र में होंगे और कौन से विषय प्रांतों के लिए होंगे। तो ये चीज़ है। ठीक है, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुई थी? 1919 के अधिनियम में। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित विषय कैसे थे? हस्तांतरित विषयों के माध्यम से जो गवर्नर था अपने जो मंत्री थे उनकी सहायता से कार्य संचालन करता था। जो आरक्षित विषय थे, जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, वो अपने सचिवों के माध्यम से
अपने जो प्रतिनिधि थे, जो निर्वाचित नहीं होते थे, उनके माध्यम से उनका संचालन, कार्यप्रणाली का संचालन कार्य करता था। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, उत्तरदायी शासन किस में सबसे पहले प्रयोग किया है? 1919 के अधिनियम में। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। उस अधिनियम का नाम क्या है? साइमन आयोग। साइमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम की जांच के लिए कि क्या जो उत्तरदायी शासन जो इसमें लागू किया गया है, क्या वास्तव में उसका पालन हो पा रहा है सही से कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस उद्देश्य से इसकी समीक्षा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 में की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। जो प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया था? 1919 में। उसको समाप्त कर दिया गया था 1935 में, और केंद्र में 1935 में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि आज का विधानमंडल और विधान परिषद। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था की गई थी कुछ प्रांतों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया। ठीक है, 1947 के अधिनियम के तहत भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके जितना भी हम लोग पढ़ा है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उसका आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, तो उसी पर है। तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ओके, तो आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत काउंसिल अधिनियम 1892, माले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935। तो सांप्रदायिक माले मिंटो सुधार 1909। ओके, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई थी? संघीय शासन, ठीक है, फेडरलिज्म। तो उस किस में किया गया था? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें भारत परिषद अधिनियम 1935 नहीं दिया गया। 1935 में ही फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यूपीपी से प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत 1937 में स्थापित किया गया था। 1935 मत लगाइएगा कि इसमें पूछ रहा है किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसमें यह नहीं पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में, ठीक है, वर्ष पूछ रहा है। इसमें यह ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसमें 1937 होगा।
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन 1935 के तहत, क्योंकि 1919 के तहत राज्यों में या प्रांतों में स्थापित किया गया था और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो आपको पता ही है, भारत शासन अधिनियम 1935। देखो कितने क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये सीरीज आप अच्छे से कर लेते हैं तो इससे भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है, यही सफिशियंट है पॉलिटी के लिए। ओके, तो अपना भरोसा बनाए रखें और यही बार बार रिवीजन करें, बार बार ये वीडियो देखें, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट बैठ जाएगा, क्योंकि मैं इसमें कई चीज़ें और आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं या हैं? ठीक है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, 1919 में द्वैध शासन की व्यवस्था सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था गलत, 1919 में नहीं की गई थी, ये 1909 में की गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन। ओके, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी सही है, तो एक और तीसरा सही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता, तो कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मिली थी। ठीक है, इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन डिफ़ाल्ट है क्वेश्चन, इसमें दोनों आंसर सही हैं एक्चुअली। प्रांतीय स्वायत्तता जो स्वतंत्रता दी गई थी वो 1919 में भी दी गई थी, और पूरी तरह से स्वायत्तता जो मिली थी, इसमें क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा गड़बड़ टाइप लग रहा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका आंसर सही है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगर दोनों आते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आप इसको लगा सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा सही अगर आपको देखना है तो ये आप लगा सकते, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ठीक है, तो 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका, तो 1961 एक्ट में, 1917 एक्ट में, 1919 एक्ट में, 1915 एक्ट में, तो 1919 के एक्ट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919 का एक्ट। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। गलत, सभी महिलाओं के लिए नहीं था ये केवल उन्हीं महिलाओं के लिए था जो काफ़ी पावरफुल थे और जिनका मतलब कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे कि संपत्ति पर, उनकी आय पर और जातिगत आधार पर। इस आधार पर क्या दिया गया था? उनको मत देने का अधिकार दिया गया। तो सभी महिलाओं के लिए नहीं था 1919 में। तो पहला तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल किया गया था, महिलाओं के लिए किया गया था। और
और जो अनुसूचित जाति के लिए किया गया था, और भारतीय सिखों के लिए, और ऐसे कई वर्ग थे जिनके लिए प्रावधान किया गया था। ओके, तो दूसरा सही है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी हो जाएगा। ओके, आंसर सी। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए था? ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 1926 का, 1926 का, 1937 का, 1945 का। ठीक है, तो 1926 का और 1945 का, ये दो ऐसे निर्वाचन हुए थे वो जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका अंतिम निर्वाचन पूछा। ठीक है, तो 1926 और 1945। तो इसमें 1926 पहली बार, 1945 लास्ट बार। ठीक है, तो इसमें अंतिम बार पूछा है तो 1945 हो गया। ठीक है, आंसर 1945। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत विवृत किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। ठीक है, 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित किया गया है? ठीक है, तो माले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चमछोड़ अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये क्वेश्चन IAS प्री 2012 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलते हैं। निम्न में से एक भारत
सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन कौन सी मुख्य विशेषता थी ये देखते हैं, कौन नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, नहीं। अवशिष्ट विषय किसको? केंद्रीय केंद्र को किया गया था, जिसमें वो गवर्नर जनरल इन विषयों पर उसका शासन होता था, गवर्नर जनरल का, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्र, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपका टाइम जाया ना करते हुए सेकेंड ही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और यही पूछा है, गलत विशेषता में से नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही आपको मिल गया, आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे, ओके। जी RAS RTS प्री 2016 में आया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। UPPCS मेंस 2013 में क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र में द्वैत शासन 1935 अधिनियम द्वारा। अगर यही राज्यों में होता तो 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, ठीक है, फेडरल सिस्टम संघ। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, संघ बनाने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था, फेडरलिस्ट सिस्टम, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 में। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो ये संघीय शासन व्यवस्था कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो इसको रेगुलरली फॉलो करिएगा इस सीरीज़ को, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं। तो आपकी कोशिश करिए बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो। 10 में से कम 9 अगर रिपीटेड आते हैं उनको आप कर लेते हैं, 9 से भी अगर कम करते हैं तो समझ लो आप रेस से बाहर हो, क्योंकि और लोग कर रहे हैं 10 में से 10। अगर आप 10 में से 9 भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एज देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई हैं? संघ में अवशेष शक्तियाँ, वही अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को, ठीक है। प्रांतों को उसमें बता रहा था तो वो गलत था ना, इसमें किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई थी 1935 में, जो अवशेष शक्तियाँ थी, ठीक है। अवशेष शक्तियाँ 1935 में गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में IAS में आया था और UPPCS 2008 में आया था, ठीक है। तो कई क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, बस उसकी क्या है, उसका लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, बाकी सब क्वेश्चन वही होता है, आंसर समझने में बस होता है, समझने के लिए, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, एंजॉय करते रहें, देखते रहें, बार बार देखें एग्ज़ाम तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, ठीक है, विधान मंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोचित नॉमिनेट किया जाना, ठीक है। तो देश के लिए लिखित संविधान का इसमें अवयव, स्थायी अवयव नहीं था कि लिखित संविधान ही हो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। ये 2015 में यूपी लोअर पीसीएस में आया था। ओके, तो देखो कि सारे मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ही सॉल्व करा रहा हूँ। यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे संविधान का भाग है वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, गलत है। इसके द्वारा थोड़े मिली गई, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित था, ये भी गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी गलत है। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्मा अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, ये आया था यूपी पीसीएस मेंस 2011 में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आप आशा करता हूं कि आपको ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार यही पूछेंगे, क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा कुछ स्कोप बचता नहीं पॉलिटी में कि अलग कुछ पूछें। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होंगे, तो इनको बहुत अच्छे से आपको देखना है। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, तो पहले नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप और ज़्यादा उत्साहित नजर आएँ और आपको क्वेश्चन आते मिले। ठीक है, मोनोटोनस ना लग पाए, इसलिए पहले हम लोग नोट्स पढ़ते हैं। संविधान की ओर से भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में की गई थी। ठीक है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? मई 1934 में, रांची में। ठीक है, 34 में, और कहाँ पर? रांची में। किस पार्टी ने किया था? स्वराज पार्टी ने। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने किया था। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का विचार किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर ही पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। इसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ओके, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। ओके, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ठीक, संविधान सभा के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब हुआ था? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। ओके, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का
चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक, ठीक है, प्रत्येक में से एक मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था, ठीक है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख, मतलब राजा या किसी राजा होगा या किसी प्रांत का प्रमुख, रानी भी हो सकती है, महारानी, तो उसके द्वारा चयन किया जाना था, निर्वाचित नहीं होना था, ठीक है। ये व्यवस्था किसमें थी? देशी रियासतों के लिए थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुई, ठीक। संविधान सभा के लिए चुनाव कब? जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में संपन्न हुई। 296 सीटें में से कांग्रेस 208 सीटें जीती थी, लीग को 73 सीटें मिली और छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली, ठीक है। छोटे समूह और जो स्वतंत्र सदस्य थे उनको 15 सीटें मिली थी, ठीक है। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। प्रारंभ में देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए थे। पहले शुरुआत में नहीं हुए, उसके बाद धीरे धीरे तृतीय अधिवेशन जब हुआ था उसमें प्रतिनिधि शामिल होना शुरू हुए थे देशी रियासतों के, ठीक है। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, क्योंकि ये लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं था। लोगों द्वारा पहले प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करना था, उसके विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा ये निर्वाचन किया गया था। जो संविधान सभा के लोग थे, जो विधानसभा के माध्यम से किया गया था, लोगों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से नहीं किया गया था, ओके। प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, ठीक है। निर्वाचक मंडल कौन थे? विधानसभाएं थी, ना कि लोग थे, जनता नहीं थी, जनता के माध्यम से नहीं किया गया था, ठीक है। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। हाँ, यही चीज़ है, देखो, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये लोगों पर जो जैसे लोग निर्वाचित करते हैं अपने, जैसे लोकसभा के लिए मत का प्रयोग करते हैं, राज्य विधान मंडलों के लिए मत का प्रयोग करते हैं, इस तरह से यह निर्वाचन नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर था, ठीक है। ये मताधिकार देने का प्रयोग था 1935 में कर, टैक्स, एजुकेशन और प्रॉपर्टी के आधार पर था, ठीक है। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिसमें से 9 महिलाएं भी थीं, ठीक है, ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बैठक में जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, ठीक है। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, किसके? संविधान सभा के, ओके। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? पहले तो ये पूछा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि ये डेट भी पूछ ली जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, और ये छोटे मोटे एग्जाम में बिल्कुल पूछ ली जाती है, तो इसमें बेशक ये याद करना पड़ेगा आपको, ओके। और तो 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर? संविधान सभा में, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ओके। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जनवरी 1947 को हुई थी। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत, तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई थी। इसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे।
भारतीय संविधान के निर्माण और इसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा की कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। ठीक है। तो ये इतना लिबर्टी चलता है, वो ऑप्शन में उतना क्लोज नहीं देंगे वो लोग। ठीक है। तो इतना आप जान जाएंगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ही है। ओके। 17 दिन आ जाता है तो वो भी सही हो सकता है। ठीक है। तो इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देंगे वो लोग। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। इनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन मतलब कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेश हुई थी। ठीक, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे उस समय कितने उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनिगल नरसिंह राव, जिनको BN राव भी कहते हैं, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, और अधिनियमित कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। इसके नाम इस प्रकार हैं: विजयलक्ष्मी जी, राजकुमारी अमृत कौर जी, सरोजिनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, ची दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, और 15वीं कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग ने 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया था। ठीक है। कितने प्रतिनिधियों को? 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। किनके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। तो अब प्रश्न प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। ये जितना हम लोगों ने अभी ये नोट्स पढ़ा है इसी पर आधारित होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अपना धैर्य बनाए रखें और ये समझिए कि ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम बहुत अच्छी जगह पे, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन आपको कहीं बाहर मिलेंगे भी नहीं, और ये बिल्कुल आयोग के क्वेश्चन भी हैं, और इनसे अच्छी प्रैक्टिस आपको कहीं मिल भी नहीं सकती, क्योंकि आयोग के क्वेश्चन ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड में पता चलेगा कि आयोग क्या सोचता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अगर साइकोलॉजी उनकी जानेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम में। कुछ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता। ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं ज़रूरी होता है। नॉलेज तो होना भी चाहिए, लेकिन उतना नॉलेज सफिशिएंट है जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और ये नॉलेज हम दूसरे सब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं अपना ज़्यादा पढ़ के। ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। भारत के लिए
संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो आप सबको पता ही है। तो स्वराज पार्टी 1934 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? 1934 में किसने? एम.एन. रॉय ने। ठीक है, तो ये आंसर ए हो जाएगा, एम.एन. रॉय। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा, सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। ओके। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। कितना? 10 लाख। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये यूपीपी से प्री 2003 में आया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो यूपी लोअर पीसीएस 2015 में आया था। विलियम बोट, पैथिक लॉरेन, एलवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रेप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बोट। ये नहीं था। ठीक है, विलियम बोट नहीं था। पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टैनफोर्ड क्रेप्स थे, ये नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आंसर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? उपसभापति मनोनीत टी.टी. कृष्णमाचारी, बी.टी. कृष्णमाचारी, एस.सी. मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। तो इसको ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रैंक एंथोनी उपसभापति थे। ठीक है। एस.सी. मुखर्जी क्या थे? उपाध्यक्ष थे, उपसभापति नहीं थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, वो भी निर्वाचित थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर
1949 को। तो आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। ओके, 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो अभी आपको बताया है मैंने, 9 दिसंबर 1946 को। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 को, दिसंबर 1948 को, नवंबर 1950 को, दिसंबर 1951 को। तो जैसा कि आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946, तो इसलिए आंसर जो विकल्प हो जाएगा दिसंबर 1946। ठीक है जी। काफ़ी क्वेश्चन एक ही टाइप के घुमा फिरा के आ रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए रहेगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, तो पेशेंस बनाए रखें और एंजॉय करते रहें। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1947 को, 30 जून 1949 को। तो कब हुई थी प्रथम अधिवेशन? 9 दिसंबर 1946। आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको जैसे बताइए, तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। यूपीपीएससी मेंस 2011 में एक क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ओके, आंसर सी, 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, फरवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946, जनवरी 22, 1947। तो ये आंसर बी हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी आर अम्बेडकर जी ने, बी एन राव जी ने, महात्मा गांधी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना जो रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना, ठीक है, ये दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही देखना। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। बिल्कुल गलत है। राज्य का मुखिया मतलब राष्ट्रपति, उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा बिल्कुल गलत है। और ऊपर के जो 3 थे वो बिल्कुल सही थे। ओके, तो ये गलत, इसमें चौथा विकल्प है। उपरोक्त सभी में से चौथा विकल्प है
और सी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन आया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे, क्योंकि इसमें 11 नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो जो क्लोज होगा बिल्कुल वो मानेंगे। ठीक है, तो इसका सी आंसर 12 मानेंगे, क्योंकि 15 बहुत ज़्यादा होता है 11 से, और 9 थोड़ा कम हो जाता। 12 11 से क्लोज है, तो इसलिए आंसर इसको सी मानेंगे, बी 12। ठीक है, सी मानेंगे 12 आंसर। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? आंसर ऑप्शन है आपके 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था, और शेष जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आगे चलते हैं। अब आएगा आपका मैचिंग। मैच करना है सूची X से सूची Y को। ओके, तो मैच करते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। ठीक है, और क्या है? राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो चलो मैचिंग करते हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे से करेंगे हम लोग। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू। मैचिंग करेंगे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बीटी कृष्णचारी जी थे। फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट आएगा थर्ड का। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी जी। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, जैसा कि आपको मैंने बताया था, एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, उपसभापति नहीं थे। ठीक है, तो पहले का चौथा, आप देख लीजिएगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और डी का सेकंड। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। ये RAS प्री 2013 में आया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव और K.M. मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा B.N. राव जी थे। ठीक है, B.N. राव, बेनेगल राव। ओके, आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार आया है। यूपी लोअर में आया, 1998 में आया, झारखंड पीसीएस 2003 में आया है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2007 में आया है, यूपी पीसीएस 2014 में आया। ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के संथानम द्वारा, के एम मुंशी जी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव जी द्वारा। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। ओके। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 या 25 नवंबर 1949। तो इसमें सारी डेट गलत है, इसलिए ये आयोग के द्वारा बाहर कर दिया गया था क्वेश्चन। तो ये आप क्वेश्चन डिलीट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत है। ओके। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण से कब तैयार हुआ था? जनवरी 26, 1950 को, नवंबर 26, 1949 को, फरवरी 11, 1948 को, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 26, 1949 को। उसी दिन कुछ प्रावधानों को लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। ओके, 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को। आंसर नंबर सी। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। यूपी यूडीए एलडीए में प्री 2006 में ये क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 53वां से 55 बीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन आया था।
भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाएगा? 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। तो आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर को। ओके, एंड ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस 2012 में था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था जनवरी 26, 1950 को, फरवरी 11, 1948 को, नवंबर 26, 1949 को। उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं नवंबर 26, 1949 को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया था। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। ठीक है, ये सीरीज आप कर लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। इनका पहले जो निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से। ठीक है, वो बाद में कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था वो क्षेत्र। तो उसके बाद उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होना पड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई? 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961। तो आंसर हो जाएगा 1891 एंड 1956, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उनका जन्म 1891 में हुआ था और उनका देहावसान जो हुआ था 1956 में हुआ था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सही है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी। ये आया था 2009 में, IAS 2009 में क्वेश्चन आया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, सी राजगोपालाचारी जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ये IAS 2009 में आया था।
छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में आया था और एमपी पीसीएस 2000 में आया था। ठीक है, अब आया मैचिंग वर्ड, मैच करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं मैच करते हैं। मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो वो थे सरदार पटेल जी। ठीक है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। कार्य संचालन के जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ शक्ति प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर जी थे। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है कि संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति, ये क्वेश्चन गलत है, तो ये वाला क्वेश्चन आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल जी थे, BN राव जी थे, अंबेडकर जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जी थे। ठीक है, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ओके, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, BR अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, आंसर हो जाएगा 7 ए। सॉरी, ये अध्यक्ष को मिला के 7 थे, 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष, मतलब टोटल जो मेंबर थे वो 7 थे और जो केवल सदस्य थे वो 6 थे। तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई। आप भी क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी सही हो सकता है। ओके, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? N गोपाला स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल जी थे। प्रारूप समिति के N गोपाला स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, स्वामी अय्यर थे और सरदार पटेल नहीं थे। तो इसका आंसर जो होगा वो A और 1 और 3 होगा। ठीक है, 1 और 3 इज राइट आंसर, तो C आंसर हो जाएगा इसका, C। ओके, आंसर C हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह जी थे, KM मुंशी जी थे, AK अय्यर जी, जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे पांडुलेखन समिति के सदस्य। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा D। ये यूपी PCS मेंस 2012 में आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1949 को, 29 अगस्त 1947 को। एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। तो करेक्ट ऑप्शन इज D, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालचारी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, JB कृपलानी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट हो गए 11 क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान का स्रोत। ओके, देखते हैं हमारा संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, किन किन देशों से लिया गया है और कौन कौन से उपबंध किन किन देशों से लिया गया है। ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये सब हम इस संविधान के स्रोत नामक पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसीलिए भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट ली गई। ठीक है, ये एक कारण है बल की होने का। इसके अलावा भी कई कारण हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली या पद्धति, विधि का शासन या और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से? संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि। ठीक है, ये सब लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? उद्देशिका का विचार। ठीक है, सबसे पहले उद्देशिका किस संविधान में थी? अमेरिका के संविधान में थी। वहाँ से ही हम लोग अडॉप्ट किए हैं उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका का विचार। अब देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन ब्रिटेन के संविधान में उपलब्ध नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? नीति के निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान पर आधारित नहीं है, अमेरिका के प्रणाली पर आधारित नहीं है, वो कनाडा के प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, संघीय व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, जैसे कि 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, 3 तरह के न्याय को लिया गया। USSR के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है।
फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है, स्वतंत्रता लिया गया है, समता लिया गया है, बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। ठीक है, रिपब्लिक। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था की गई है। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? आपातकाल शक्तियां ली गई हैं, आपातकाल के दौरान अधिकारों के निलंबन लिया गया है। तो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। ठीक है, आपको ये कुछ चैप्टर तो समझ में आ ही गया होगा, और अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और आप काफ़ी हद तक उनमें जानते ही होंगे। जो नहीं जानते होंगे वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कितने सही हो रहे हैं ये भी आप बताइएगा। ओके, तो चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका के विचार यूएसए के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च कौन है राजनीतिक व्यवस्था में? सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च है, या संसद सर्वोच्च है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संविधान सर्वोच्च है। जबकि ब्रिटेन के संविधान में कौन सर्वोच्च है? संसद वहाँ की सर्वोच्च है, संसद वहाँ की संप्रभु है। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं है, भारत में संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशरी रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? जैसा कि हम जानते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण जो यूनाइटेड किंगडम के संविधान में नहीं उपलब्ध है, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में उपलब्ध है, केवल यूएसए में उपलब्ध है, भारत और यूएसए दोनों में उपलब्ध है, केवल यूके में है? तो भारत और यूएसए दोनों में उपलब्ध है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है, देखते हैं। एक ही नागरिकता गलत है। भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दो दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की और एक देश की। संविधान की 3 सूचियां हैं। न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या आयरलैंड से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा से। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के? ये 2017 में क्वेश्चन आया था मेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना को या संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ अमेरिका के संविधान से,
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, मतलब कि कनाडा के संविधान से। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची मतलब तीसरी सूची। ठीक है, एक केंद्र की, एक राज्य की और एक समवर्ती सूची, जिस पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों उन विषयों पर जो अधिनियम है वो बना सकते हैं। तो किस पे आधारित है, ये किसकी देन है? सोवियत संघ की, इटली की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया की। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची, फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया रिपीटेड। तो कई क्वेश्चन है जब काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको देख के ज़रूर जाना है। ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग देख रहे हैं, अगर आप नहीं देखेंगे दूसरे लोग देखेंगे तो आपको एज नहीं मिल पाएगा, तो आप पीछे होते जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, 5,000 या उससे भी कम लोग प्रीलिम्स में सिलेक्ट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, देखो ये कितनी बार यूपीपीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2012, यूपीपीसीएस मेंस 2014 लगातार क्वेश्चन आया हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, किस संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ओके, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस के, आयरलैंड के, जापान के, यूएसएसआर के। तो ये आधारित है आयरलैंड के। तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड, बी, बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य की नीति निर्देशकों के निर्माण में योगदान है? फ्रांस का, आयरलैंड का, जापान का, यूएसए का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आयरलैंड का। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? क्या सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। गलत है, ठीक है, पहला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। गलत, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था संविधान सभा का। ओके, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये भी गलत है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का था। यह बहुदलीय निकाय थी। तीसरा बिल्कुल सही है, बहुदलीय निकाय थी। ओके, तो ये तीसरा सही है। उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है। तो तीसरा चौथा सही होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। ओके, तीसरा और चौथा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये ऑप्शन सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये गलत है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ओके, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी गलत है, ये बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला और चौथा इसमें हो जाएगा। दूसरा गलत, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी और यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये गलत, कई समितियों के माध्यम से कार्यरत कर रही थी। ये सही है। और यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये भी सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ए और डी इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ए और डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये तो सही है। इसमें पूछा है गलत कथन। ओके, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित था। गलत है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गलत पूछा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था या चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली, तो विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुआ था या चुना गया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा सी। ये 2012 में आया था, नहीं 2002 में आया था। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य उन
प्रांतों के लोगों द्वारा सीधा भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधा निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामले में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, आगे चलते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जी कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता, तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उद्घाटन मतलब 9 दिसंबर 1946, तो तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो इसका आंसर सी बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में उदाहरण से प्रभावित हुए? आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र, आयरिश रिपब्लिक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अब मैचिंग का क्वेश्चन है ये, तो मैचिंग करते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये हैं हमारे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, उसके बाद मूल अधिकार यूएसए से, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से, आपातकाल उपबंध जर्मनी से, और राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से मैचिंग है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें ये देखना है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से है, बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल गलत है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ये है कनाडा से। ठीक है, तो जो गलत ऑप्शन है ये सी है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। ये सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मेल कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो मैचिंग करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी अधिकार पत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपको पता ही है, आयरिश संविधान से, आयरलैंड से। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है प्रावधान? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा,
ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। सूची मिलाना, ये भी है क्वेश्चन। विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ पे है? वो इंग्लैंड में है। ठीक है, विधि का शासन इंग्लैंड में है। ओके, इंग्लैंड में है विधि का शासन, विधि का शासन इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान में है। थर्ड, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये है कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब कि समवर्ती सूची, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, इसको भी मैचिंग करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपको पता ही है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 5। संघ राज्य समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अभी आपको बताया था, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ओके, तो पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा, पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा, दो में है, अभी एक और देखना पड़ेगा। तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा, पहले का तीसरा, दूसरे का पांचवा। ठीक है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, तीसरे का पहला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो वो अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस या पूर्व सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर बोलते हैं वहाँ से, या फ्रांस के संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस या यूएसएसआर के संविधान से। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश की संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको पता ही है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। तो अमेरिका, यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गए अमेरिका के संविधान से। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान निर्माण किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी।
तो अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले उससे संबंधित नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले नोट्स पढ़ते हैं। कौन सा नोट? भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। आज भाग देखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भागों में। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 है, पर इसमें मेन जो है ना 22 है, क्योंकि कुछ निरसित कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। भाग फर्स्ट में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग सेकंड में क्या है? नागरिकता है। भाग थर्ड में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग थर्ड में। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में क्या है, या 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या है? संघ है। 6 में राज्य है। 7 में निरसित, मतलब कि यह डिलीट कर दिया गया है। 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। 9 में क्या है? पंचायतें हैं। 9A में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। 9B में क्या है? सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 9B में है। 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, ओके। 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 में क्या है? अधिकरण, ठीक है, ट्रिब्यूनल। 15 में क्या है? निर्वाचन, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन वगैरह। 15 15 में है। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में है राजभाषा। 18 में है आपातकाल उपबंध। 19 में है प्रकीर्ण, ठीक है। 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है, तो इसी से संबंधित है, भाग 20 से, ठीक है। 21 में क्या है? भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और इसके साथ में कुछ भाग इसका है वो निरसन हो चुका है, ठीक है। निरसन का भी इसमें उपबंध है कि इसके तहत निरसन किया जा सकता है, मतलब वो आधार है इसमें किस संविधान के कुछ भाग को जो रिलेवेंट नहीं है वर्तमान में, उनको निरस्त किया जा सकता है इसी के अकॉर्डिंग, इसी के थ्रू, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में, तो 22 भागों में, ठीक है। बी, करेक्ट आंसर इज बी, 22 भागों में। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या पूछा है? नहीं, सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता बिल्कुल सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार बिल्कुल सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही सुमेलित है। और राज्य नहीं सुमेलित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। नहीं, ये आंसर गलत हो रहा है। ये 4A नहीं है, ये 6A है, ठीक है। 4A में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये आंसर सी हो जाएगा इसका। मैं ठीक से देख नहीं पाया, ये 6A है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य है वो 4A में है, ना कि 6A में, ठीक है। और केंद्र 5th में है और राज्य 6 में है, ठीक है। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतों का गठन किस भाग से संबंधित है? तो ये 9 से, भाग 9, ओके। आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच स्थायी संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2,
भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? भाग 11 और अध्याय 1, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग के लिए है ये क्वेश्चन। तो उपाधियों का अंत, उपाधियां किस में है? 18वें आर्टिकल में, तो ये मूल अधिकार में है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है, आर्टिकल 40 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को या बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। तो ये, और आगे चलेंगे, ये है मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस में है? ये है राज्य और उसका राज्य क्षेत्र में। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा। बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है इसमें पूछ रहा है, ठीक है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, बिल्कुल गलत है, नागरिकता है, ठीक है। तो ये पहला तो गलत है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, इसमें लिखा है नागरिकता, तो ये भी गलत है। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, तो ये भी सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये गलत है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के चौथे भाग में है, ठीक है। और चौथा का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा सही सुमेलित, इसमें पूछ रहा है, ठीक है। सही सुमेलित तो ये है सी, ऑप्शन नंबर सी, संविधान का चौथा भाग, चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य से, सी, करेक्ट आंसर है सी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? नागरिकता सेकंड बिल्कुल सही है, संघ राज्य क्षेत्र, नगर पालिकाएं, निर्वाचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र भाग, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में है संघ राज्य का। ओके, आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे है? पंचायतों से संबंधित है, जानते हैं आप, पंचायतों से संबंधित है। मेन आपको याद करना है, बस सबको याद नहीं कर पाओगे क्योंकि उतना पॉसिबल भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है सब। भारतीय संविधान का भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, अभी पढ़ के आए। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्यों से संबंधित है, 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और सी का चौथा, चौथे का दूसरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यूपी आरओ एआरओ 2016 में क्वेश्चन आया था। पंचायत 9 में, नगर पालिकाएँ 9A में, सहकारी समितियाँ 9B में, अधिकरण 10 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अधिकरण होगा, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अधिकरण किस में है? 14A में है, ठीक है। उसमें क्या दिया था? 10 है। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज आपको पता ही है आप लोग को, 9 में है, 9 में है, ठीक है, पंचायती राज। आगे बढ़ते हैं,
ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में, डी। करेक्ट आंसर इज डी। इसमें सुमेलित करना है, करते हैं सुमेलित। मौलिक अधिकार किसमें है? थर्ड में, भाग थर्ड, भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 ए में है। संघ किसमें है? 5 में है। और आपातकाल उपबंध किसमें है? 18वां में, भाग 18 में। ठीक है, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4 में बिल्कुल सही सुमेलित है। राज्य 6 में है, बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में बिल्कुल गलत है। संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं भाग 14 सही है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 किससे है? संविधान का भाग 18 किससे है? निर्वाचन से है। ठीक है, तो मैच करते हैं। संविधान का भाग 15 में क्या है? निर्वाचन का प्रावधान है, तो 4th में जाएगा ये। ठीक है, संविधान का भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, तो ये सी में जाएगा। ठीक है, संविधान का भाग 17 में क्या है? ये है राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। ठीक है, तो पहले का डी, दूसरे का सी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। ठीक है, और तीसरे का दूसरा। तो देखते हैं, पहले का डी, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला, चौथे का पहला। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो बी होगा। बी आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। अभी जो मैंने बताया था किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कुछ वर्गों के विशिष्ट उपबंधों से, विशिष्ट या विशेष उपबंधों से। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए ही आए हैं सारे क्वेश्चन। जैसे ये वाला लास्ट वाला जो आया है, ये यूपी आरओ मेंस 2017 में आया है। तो ये अभी ट्रेंड चल रहे हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पेशेंस बनाए रखें और इन्जॉय करते रहें। ठीक है, ये फालतू क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।